फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद दीप्ति जैन फ्रॉम वर्धमान कोचिंग। तो आज हम यहाँ पे सेल के बारे में स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। उनका जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल है उसकी मैं अपनी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें कि मैंने बेसिक कंसेप्ट बताया है सेल के बारे में, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। तो आज हम देखते हैं कि एक सेल का स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। उससे पहले मैं बता देती हूँ आपको कि जो सेल की शेप और साइज होता है वो हर बॉडी में या हर ऑर्गेनिज्म में या हर टिश्यू में अलग अलग होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि जैसे बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया की सबसे स्मॉलर सेल्स होती हैं और जो लार्जेस्ट सेल्स आती हैं उनसे बड़ी सेल्स होती हैं वो हमारे यूकैरियोटिक सेल्स में आ जाती हैं। तो सबसे जो स्मॉलेस्ट सेल है वो होती है किसकी? बैक्टीरिया की। स्मॉलेस्ट सेल होती है बैक्टीरिया की और लार्जेस्ट सेल होती है ऑस्ट्रिच की, जो ऑस्ट्रिच का एग होता है उसकी। ऑस्ट्रिच एग एक लार्जेस्ट सेल होता है और जो सबसे इलॉन्गेस्ट सेल होती है, शेप भी अलग अलग होती है सेल्स की, किसी की पॉलीहेड्रल, किसी की राउंडेड होती है, किसी की पॉलीगोनल है। तो इलॉन्गेटेड सेल जो होती है वो होती है नर्व सेल, जो हम लोग की बॉडी में भी मिलती है। नर्व सेल वो सबसे इलॉन्गेटेड सेल होती है पूरी बॉडी में। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो 1 मार्क्स में क्वेश्चंस पुट अप हो जाते हैं। स्मॉलेस्ट सेल हो गई बैक्टीरिया, लार्जेस्ट सेल हो गई ऑस्ट्रिच की, एग की उसकी, और इलॉन्गेटेड सेल होती है नर्व सेल की। तो हम बात करते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर, मतलब कि स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। सेल जो है वो किन चीजों से मिलके बनती है। तो एक जो है उसके जो फंक्शन रीजन्स हैं, उसके 3 फंक्शन रीजन्स होते हैं। फंक्शनल रीजन ऑफ सेल कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बोल देते हैं। सेकंड होता है साइटोप्लाज्म और थर्ड होता है न्यूक्लियस। किसी भी सेल में, वो प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, तो उसमें ये प्रोकैरियोटिक में ये वाले 2 रीजन तो मिलते ही हैं। न्यूक्लियस उसमें एब्सेंट होता है बट जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो किसी भी सेल के जो फंक्शनल रीजन्स हैं वो ये 3 होते हैं। इन तीनों रीजन की वजह से ही सेल जो होती है फंक्शंस करती है और अपना फंक्शन और स्ट्रक्चर परफॉर्म करती है। तो अब हम इसमें सबसे पहले यहाँ पे लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है किसी भी सेल की, चाहे वो प्लांट सेल को छोड़कर। अगर हम एनिमल सेल की बात करेंगे तो सबसे आउटर मोस्ट होती है, और बैक्टीरिया, फंगस और आपका प्लांट्स, 3 जो होते हैं इनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आउटर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल वॉल का कंपोजिशन अलग होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन अलग होता है। पर बेसिकली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये हमारे फंक्शनल रीजन्स में आती है, क्योंकि हर बॉडी में ये प्रेजेंट होती है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, प्लांट हो, एनिमल हो, इंसेक्ट्स हो, कुछ भी हो, तो उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। और सेल वॉल को हम एज ए फंक्शनल रीजन्स इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि हर बॉडी में वो प्रेजेंट नहीं होती है। बेसिकली किस में बोलते हैं हम उसको? फंगस, प्लांट और बैक्टीरिया में बोल रहे हैं, और उसमें उनका फंक्शन। और बैक्टीरिया में भी हर बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, कुछ बैक्टीरिया में होती है, कुछ में नहीं होती है। तो अब हम यहाँ पे ले रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने आपको बताया ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है किसी भी सेल की। जैसे हम यहाँ पे एक सेल ड्रॉ करते हैं तो ये सेल जो डबल लेयर शो होती है इस तरह से, आउटर मोस्ट लेयर, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है। और इसके अंदर यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म हो जाता है, ये साइटोप्लाज्म होता है, जेल लाइक मैट्रिक्स होता है ये, और इसके अंदर यहाँ पे आ जाता है फिर न्यूक्लियस, जिसके अंदर यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं। तो एक जनरल व्यू लिया है, बताया मैंने आपको, ये होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये होता है साइटोप्लाज्म और ये होता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको बोला इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ए सेल। और ये जो है लिविंग होती है क्योंकि ऑर्गेनिक मटेरियल से मिलके बनती है, प्रोटीन एंड लिपिड से, और ये फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से अब इसका फंक्शन बताऊंगी मैं। तो लिविंग है, प्रोटीन और लिपिड से बनी हुई है। इसका जो स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर दिया था वो किसने दिया था?
स्ट्रक्चर बाय सिंगर एंड निकोलसन, साइंटिस्ट थे 1972 में। मॉडल दिया था इन्होंने, मॉडल का नाम था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये इन्होंने इसका स्ट्रक्चर दिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। उसने बताया था कि लिपिड की बाइलेयर होती है और प्रोटीन्स उसके अंदर एम्बेडेड होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर दिया इन्होंने सिंगर एंड निकोलसन ने। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इसका, ये सिलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन है। क्यों होती है सिलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन? क्योंकि ये हर किसी मॉलिक्यूल को एंट्री नहीं देती है या उसको एग्जिट होने से रोकती है। उसको सिलेक्ट करके ये क्या करती है, अलाउज और परमिट एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। उसको सिलेक्ट करके ही क्या करती है, ये परमिशन देती है एंट्री देने की या फिर एग्जिट होने की। इसी वजह से इसको बोला जाता है सिलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन। इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन या फिर इसको हम बोलते हैं सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमीएबल भी बोला जाता है। ठीक है, सेमी परमीएबल या फिर सिलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट अलाउज और परमिट एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द सिलेक्टिवली परमीएबल और सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन। तो इसका स्ट्रक्चर हमने बोल दिया कि स्ट्रक्चर सिंगर एंड निकोलसन ने दिया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल थ्योरी थी, उसमें उन्होंने पूरा एक्सप्लेन करा था, आउटर मोस्ट कवरिंग है। अब मैं इसके बताती हूँ आपको फंक्शंस। तो फंक्शंस में जो है क्या होता है इसका फंक्शन, डिफ्यूजन। सबसे मेन जो प्रोसेस है, फंक्शन है इसका, वो क्या होता है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन और क्या होता है, ऑस्मोसिस और एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, फंक्शंस आ गए। और अगर एक क्वेश्चन आता है कि अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है रैप्चर हो जाए या खत्म हो जाए तो सेल क्या होगा, तो सेल मर जाएगी, सेल विल बी अ डाई। ठीक है, अगर ये 1 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आप इसका आंसर लिख सकते हो। अगर ये 2 नंबर में या 3 नंबर में आता है तो फिर आप इसका एक लाइन पहले ये लिखोगे, सेल विल बी अ डाई, विल बिकम अ डाई, या फिर आप क्या लिखोगे, एंड सेल विल बी नॉट परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग, जैसे कि ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, जो भी उसके फंक्शंस है वो परफॉर्म नहीं हो पाएंगे। तो फर्स्ट फंक्शन इसका क्या हो जाता है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल या पार्टिकल, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, दैट इज द डिफ्यूजन। जैसे हम लोग सैंड की बॉटल ओपन कर दें तो पूरे रूम में सैंड की स्मेल घूम जाती है, तो वो डिफ्यूजन होता है। इसी तरह से बॉडी में भी हमारे डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू पार्टिकल्स क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, एग्जिट होती है सेल से, और ऑक्सीजन को लिया जाता है। तो अगर एयर में क्या है, ऑक्सीजन की हाई कंसंट्रेशन है, ठीक है, तो इसलिए इसकी मूवमेंट कहां हो रही है, सेल के अंदर, इनसाइड द सेल। ठीक है, अब जब ऑक्सीजन अंदर पहुंच जाती है तो सेल रेस्पिरेशन करती है, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। तो सेल के अंदर, अब सेल के अंदर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी, हाई कंसंट्रेशन इन सेल। ठीक, जब सेल के अंदर कंसंट्रेशन हाई हो गई तो ये क्या करेगी, बाहर रिमूव होगी, ये एग्जिट करेगी, ये कहां आ जाएगी, एयर में। तो ये किसके थ्रू हो रहा है, सब डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, तो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो रिलेशन हो गया, ये किस तरीके से बॉडी से एग्जिट कर रही है या किस तरीके से मूव कर रही है। उसी तरीके से जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, इसी वे में क्या करेंगे, मूवमेंट शो करते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू।
तो डिफ्यूजन प्रोसेस एक हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ जब किसी भी पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है तो वो कहलाता है डिफ्यूजन। अब उसी तरीके से हम सेकेंड इसका फंक्शन लेते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस भी यही होता है, डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन बट थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये डिफ्यूजन विदाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो सकता है, बट ऑस्मोसिस के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन मस्ट है। तो इसमें हम लिख सकते हैं मूवमेंट ऑफ वाटर या मूवमेंट ऑफ पार्टिकल सब्सटेंस, कोई भी जो चीज है, मूवमेंट ऑफ वाटर और पार्टिकल्स फ्रॉम higher concentration region to lower concentration region through plasma membrane। ठीक है, तो ये कहलाता है ऑस्मोसिस। ये दो टाइप के होते हैं, एंडो ऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस। जब मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर आता है तो वो स्वेल हो जाती है, एंडोऑस्मोसिस, और जब सेल से बाहर जाएगा तो एक्सोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस में सेल क्या हो जाएगी, सेल बिकम स्वेल, और एक्सोऑस्मोसिस में क्या हो जाएगी, सेल बिकम श्रिंक। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट है। तो अब इसमें जैसे हम लोग पानी में रेजिन्स को रख देते हैं तो रेजिन स्वेल्स हो जाती हैं, तो वो क्या होता है, एंडोऑस्मोसिस। तो इसके बेसिस पे हम यहाँ पे 3 सॉल्यूशन पढ़ते हैं। एक तो होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, एक होता है हाइपरटोनिक, और एक होता है आइसोटोनिक। ठीक है, अब इसमें हम बात कर रहे हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जैसे हमने एक बीकर लिया, उस बीकर में हमने सॉल्यूशन रखा हाइपोटोनिक। ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन होता है, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन जिसके अंदर की वाटर की अमाउंट ज्यादा और सॉल्यूट की जो सॉलिड सब्सटेंस है उसके अमाउंट कम होती है, तो ये डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। ठीक है, वाटर हाई और सॉल्यूट लो। ठीक है, मैंने इस तरह से लिख दिया है। अब अगर हम इसके अंदर कोई भी सेल रखते हैं, सेल रखते हैं, तो यहाँ पे इस सॉल्यूशन में वाटर की कंसेंट्रेशन ज्यादा और सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन कम है, तो इसके अंदर जो कोई भी सेल रखी हुई होगी उसके अंदर एंडोऑस्मोसिस होता है, यानी कि वाटर की मूवमेंट सेल के अंदर जाएगी। ठीक है, वाटर कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, सेल को, तो इसके अंदर क्या हुआ, एंडोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस, और सेल क्या हो जाएगी, स्वेल। ठीक है, सेल जो है स्वेल हो गई। ये हो गया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब अगर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में वाटर लो और सॉल्यूट जो हो गया वो हो गया हाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर सेल रखते हैं सॉल्यूशन के अंदर तो सेल जो होती है वो श्रिंक हो जाती है। ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, यहां पे ये हो गया हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है,
तो अब ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में वाटर की कंसेंट्रेशन कम, अब सॉल्यूट की हाई है। और ये मूवमेंट या ऑस्मोसिस कब तक होता है, जब तक कि दोनों कंडीशन में इक्विलिब्रियम मेंटेन ना हो जाए। यहाँ इस सॉल्यूशन के अंदर और सेल के अंदर सॉल्ट और वाटर की कंसेंट्रेशन लगभग क्या हो जानी चाहिए, दोनों जगह इक्वल, चाहे वो हाइपरटोनिक हो चाहे वो हाइपोटोनिक हो। हाइपोटोनिक में बाहर वाटर की कंसेंट्रेशन कम थी और सेल के ज्यादा थी और सेल के अंदर कम थी, जिसकी वजह से वाटर का मूवमेंट कहाँ हुआ, अंदर की तरफ, और उसके अंदर वाटर और सॉल्यूट लगभग बैलेंस में हो गए। उसी तरीके से अब यहाँ पे वाटर कम है और सॉल्यूट ज्यादा है, तो सेल से वाटर बाहर की तरफ मूव करेगा, मूवमेंट क्या होगी, बाहर की तरफ। तो ये हुआ एक्सोसाइटोसिस, सॉरी एक्सोऑस्मोसिस, ठीक है। और सेल जो है वो क्या हो जाएगी, श्रिंक। सेल यहाँ पर श्रिंक हो जाएगी क्योंकि उसमें से जो वाटर है वो उसका बाहर आ गया है, तो जिसकी वजह से सेल बाहर श्रिंक हो जाती है। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है। न्यूट्रल सॉल्यूशन से मतलब जिसमें वाटर और सॉल्यूट दोनों की कंसंट्रेशन क्या है, सेम। तो इसके अंदर कोई भी सेल अगर हम रखते हैं तो इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आता, नो चेंज, ठीक है। तो ये होता है आइसोटोनिक, इंपॉर्टेंट है। इसमें एक चीज मैं और बता दूं आपको, जो प्लांट सेल्स होती हैं, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो अगर हम किसी भी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हम अगर एनिमल सेल को रखते हैं तो सेल बर्स्ट हो जाती है। क्यों बर्स्ट हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर सेल वॉल नहीं है। और अगर हम कोई भी प्लांट सेल रखेंगे तो वो स्वेल हो जाती है क्योंकि उसके अंदर सेल वॉल है। सेल वॉल एक वॉल प्रेशर लगाता है, टर्जिडिटी को मेंटेन करता है, जिसकी वजह से प्लांट सेल क्या हो जाएगी, स्वेल। बट एनिमल सेल्स क्या हो जाएंगी, बर्स्ट हो जाएंगी, क्योंकि उनके पास क्या नहीं है, सेल वॉल, ठीक है। एनिमल सेल्स हैव नो सेल वॉल, so that's why cell will be burst in hypotonic solution, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, कोई भी एग्जांपल दे देते हैं कि अगर इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा है या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा है तो क्या होगा, है ना, और किस वजह से हो रहा है। और पूछ लेंगे कि एनिमल सेल अगर हम रखते हैं तो क्या होगा, क्यों होता है ऐसा, तो आप क्या रीजन दोगे कि सेल बर्स्ट हो जाती है, और क्यों होती है, क्योंकि उसमें सेल वॉल नहीं होती। और प्लांट सेल क्यों नहीं होती बस, क्योंकि उसके पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो नेक्स्ट इसमें ऑस्मोसिस हो गया, इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये। अब नेक्स्ट फंक्शन हम इसमें देते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस होता है टेकिंग ऑफ फूड, ठीक है, टेकिंग ऑफ फूड, है ना, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से किसी भी फूड का अंदर लेना, वो क्या कहलाता है, एंडोसाइटोसिस। taking the substance from outside to inside of the cell, ठीक है। जैसे कि अगर सॉलिड सब्सटेंस है तो वो कहलाता है फेगोसाइटोसिस, जैसे कि अमीबा में होता है। और अगर लिक्विड है तो कहलाता है पिनोसाइटोसिस, ठीक है। ये कहलाता है सेल ईटिंग, मतलब कि उसका फूड कैसे खा रहा है वो। जैसे सपोज करिए एक सेल है इस तरीके से, अब सेल को कोई अंदर लेना है फूड पार्टिकल को या लिक्विड पार्टिकल को, तो वो क्या करता है, जैसे यहाँ पे इसके फूड पार्टिकल कांटेक्ट में आया तो ये क्या करेगा, अंदर एक क्या बना लेगा, वैक्यूल बना लेगा इस तरीके से, ठीक है। ये पार्टिकल इसके फूड का अंदर आ जाएगा, ठीक, ये फिर ओपन होके ये फूड पार्टिकल कहाँ आ गया, अंदर। तो ये होता है प्रोसेस एंडोसाइटोसिस, टेकिंग ऑफ
substance from outside to the inside of the cell, that is the endocytosis. तो एंडोसाइटोसिस इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में डेफिनेशन आ जाती है। इसके थ्रू अमीबा अपना फूड लेता है, फूड एनगल्फ करता है, और ये जो प्रोसेस होता है ये फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से होता है। जो उसकी प्रॉपर्टी है फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसकी वजह से एंडोसाइटोसिस होता है। फिर हम इसका नेक्स्ट फंक्शन ले लेते हैं यहाँ पर, एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस, तो एक्सोसाइटोसिस जो है वो क्या हो गया, फूड को बाहर निकालना, है ना। फूड को बाहर निकालना जो होता है वो आप इसको हम बोल सकते हैं जो है सेल वॉमिटिंग। इसको और क्या बोला जाता है, सेल वॉमिटिंग। अगर किसी भी सब्सटेंस को हमें सेल को बाहर निकालना है तो सेल जो है इस तरीके से क्या करती है, जैसे कोई पार्टिकल इसके अंदर है, ठीक है, अब इसको बाहर निकलना है तो ये इस तरीके से पाउच बना लेगा, और पाउच के अंदर ये पार्टिकल क्या कर जाएगा, मूव, और ये वेसिकल अलग हो जाएगी, यहां से डिटैच हो जाएगी, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्लोज होके इसको बाहर निकाल देती है। तो ये कहलाती है सेल वॉमिटिंग, यानी कि एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस के थ्रू फूड बाहर निकल रहा है, ये एक तरीके से एक्सक्रीशन का काम कर रहा है, और एंडोसाइटोसिस से फूड लिया जा रहा है। अगर सॉलिड फूड है, सॉलिड सब्सटेंस है तो फैगोसाइटोसिस बोलते हैं, लिक्विड सब्सटेंस है तो क्या बोलते हैं उसको, पिनोसाइटोसिस। तो ये हो गई यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंप्लीट। तो नेक्स्ट टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी। तो हैव ए नाइस डे, स्टे ट्यून विद बायोलॉजी विद दीप्ति जैन। बाय बाय।